हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट जो हमारा वीएसी का सब्जेक्ट है। इसकी यूनिट 3 का चैप्टर 5 करने वाले हैं। आसन सामान्य परिचय बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अभी तक इस बुक में से सबसे सिंपल चैप्टर जो है वो ये है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। और एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। टोटल आपके 6 चैप्टर है, इसमें आज हम 5वां करा रहे हैं। इसके पीछे के सारे चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हो। आज हम करेंगे आसन के बारे में सामान्य परिचय, जो भी इसका चैप्टर है उसको समझेंगे। एकलव्य स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसमें जुड़ जाइए। और यहाँ पे मैं ये जो वीडियो लेक्चर है इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। मेरा नाम सतिंदर प्रताप है। आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट इस यूज़र नेम से इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक की। इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक करेंगे, तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं जिसमें हम आसन का अर्थ क्या होता है समझेंगे, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य, उसका वर्गीकरण, ठीक है। और जो हठ प्रदीपिका है, इसमें जो 15 आसनों का वर्णन किया गया उसको समझेंगे। आसन के सिद्धांत और आसन के क्या लाभ हो सकते हैं इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आसन का क्या अर्थ होता है और उसकी क्या परिभाषा होती है। तो देखिए, आसन का मतलब क्या है। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो आसन का मतलब होता है जिस पोजीशन में हम बैठते हैं, अर्थात कोई चटाई या मृगछाल गद्दी इत्यादि लेकर, ठीक है, इसको भी आसन के रूप में देखते हैं। या फिर जो हमारी बैठने की जो स्थिति होती है इसको भी आसन के रूप में देखते हैं। तो समझते हैं। देखिए, आसन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति को देखें तो ये संस्कृत व्याकरण का एक शब्द है। अस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है बैठना। लेकिन यहाँ पे अस धातु जो है उसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ तो है कि बैठना तो है, ठीक है, लेकिन किस चीज़ पे बैठना, किसी चटाई पे, किसी मृगछाल पे, किसी गद्दी पे, एक तो ये है। दूसरा है हमारी स्थिति, कि हम किस स्थिति में बैठते हैं। देखिए, बैठने के भी कई तरीके होते हैं, किस पोजीशन में बैठ रहे हैं ये भी देखना है। तो ये आसन है। इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी कई सारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषा दी है। तो पतंजलि जी के अनुसार देखते हैं इसकी क्या परिभाषा है। पतंजलि जी कहते हैं कि जब साधक, साधक मतलब जो करने वाला है, ठीक है, जब साधक किसी भी स्थान पर सुखपूर्वक होकर, बिना किसी शारीरिक या मानसिक चंचलता के, बिल्कुल एकाग्र होकर, कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, किसी भी शारीरिक अवस्था को अगर धारण करता है, बैठता है, तो वो आसन कहलाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा दी है पतंजलि ने। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार देखें तो इसमें आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचार और क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थित करने की साधना को आसन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हम कहीं पे बैठते हैं, ठीक है, और अपने मन की में आने वाले विचार, जो भी हमारे मन में क्रियाएं हो रही है, उन सबको नियंत्रित करके एक बिंदु पर अपने मन को स्थिर करके बिल्कुल शांत अवस्था में बैठते हैं, तो वो हमारा आसन होता है। ऐसा भगवत गीता कहती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, त्रिशिख ब्राह्मण जो है इस उपनिषद के अनुसार क्या है इसका मतलब, इसको समझते हैं। इसमें कहा गया है कि समस्त वस्तुओं में जो उदासीन भाव होता है वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन होता है, ठीक है। आचार्य नारायण तीर्थ ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि जो स्थिर, निश्चल और सुखकर होता है वही आसन होता है। तो देखिए, सभी ने आसन को लेकर अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा दे रखी है। अब हमको ये सारी परिभाषा नहीं याद करनी, आप पतंजलि की याद कर लो, बहुत ही सिंपल है। या फिर आप कोई भी इनमें से कोई एक परिभाषा याद कर सकते हैं और पेपर में लिख सकते हैं, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आसन जो है शरीर और मन की एक सहज अवस्था होती है जिसमें साधक जो है वो लंबे समय तक ठहर कर अपनी चेतना का विकास कर सकता है, ठीक है। लंबे समय तक एक जगह पे ठहर कर बैठता है। और अब बात करते हैं आसनों के उद्देश्य। देखिए, आसन जो होते हैं, आसन के क्या उद्देश्य होते हैं इसको समझिए। तो आसन के कई सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि इसका पहला उद्देश्य तो यह है कि जो साधक होता है उसको शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ता प्रदान करे, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से उसको मजबूती मिलती है। फिर उसका आसन के द्वारा शरीर में हल्कापन फील होता है, ठीक है, और लंबे समय तक वो सहज अपनी साधना कर सकता है। आसन के द्वारा शरीर और मन के बीच में समन्वय बनता है, एक बैलेंस बन जाता है। शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, ठीक है। शरीर जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, मन जो होता है हमारा एकदम स्थिर रहता है। मन के सुखी रहने पर हमारा शरीर जो है वो रोग उत्पन्न नहीं होते, ठीक है। अगर हमारा मन सही है तो हमारे शरीर में रोग भी नहीं होंगे किसी प्रकार के। आसन को करने का एक उद्देश्य हमारे शरीर में फैली हुई जो 72,000 नाड़ी हैं उसकी शुद्धि है, ठीक है। हमारे शरीर में जो इतनी सारी नाड़ियां हैं, ये कहीं ना कहीं आसन के द्वारा इनको शुद्धि मिलती है, ठीक है। और इसके जरिए प्राण वायु जो है वो हमारे शरीर में सुचारू रूप से चलती रहती है। तो आसन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। आसनों का उद्देश्य जो है वो शरीर में एक चुस्ती फुर्ती बनी रहे, ठीक है, लचीलापन रहे, शक्ति प्रदान करे हमारे शरीर को, इसलिए हम आसन करते हैं। आसन के शारीरिक अभ्यास के द्वारा जो हमारी सांस होती है, श्वास होती है, उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है,
ठीक है, और हमारा शरीर को हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये तो आसन के क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। अब आसन जो है वो कई कैटेगरी में उसको बांट के देखते हैं हम। जैसे कि देखिए, आसन को मेनली अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में बांटते हैं हम। कौन कौन सी वो 3 कैटेगरी हैं? पहले नंबर पे है हमारी आसन की प्रकृति के अनुसार, यानी कि जैसा आसन है उसके नेचर के अनुसार उसको बांटना। सेकेंड है कि आसन करने की स्थिति के अनुसार, क्योंकि हर आसन को करने का अपना एक अलग तरीका होता है, उस तरीके के अनुसार भी इसको बांट सकते हैं। फिर आसन की जटिलता के अनुसार, देखिए आसन जो होते हैं, कुछ आसन ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, आसान होते हैं, ईजी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं, टफ होते हैं। अब मान लीजिए कोई बिगिनर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसने कभी भी आसन नहीं किया है, ठीक है, अगर वो जटिल वाले आसन करने लग जाए, टफ आसन करने लग जाए, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हो सकता है कहीं चोट ना लगा ले, अपने शरीर में नुकसान ना कर ले, तो उसको जटिलता के अनुसार भी बांटा गया। तो ये 3 कैटेगरी में बांटते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आसन का जो नेचर होता है, प्रकृति, उसके आधार पर उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो महर्षि घेरंड है, इनके अनुसार आसन की प्रकृति को 3 कैटेगरी में, इन्होंने क्या करा, आसन की प्रकृति को फिर से 3 कैटेगरी में बांट दिया। अब कौन कौन से? शरीर संवर्धनात्मक आसन, जिसमें शरीर में कुछ स्ट्रेच हो, कुछ खिंचाव हो, इस तरीके के आसन जिसमें शरीर में खिंचाव होता है। फिर विश्राम वाले आसन, यानी विश्राम जैसे बैठ के किए जाने वाले आसन। फिर ध्यानात्मक आसन, ठीक है। अब इनको देखते हैं। सबसे पहले शरीर संवर्धनात्मक आसन की बात करते हैं। इसके नाम से ही आपको क्लियर पता लग रहा है कि इसमें शरीर का संवर्धनात्मक होता है, यानी हमारी मांसपेशियां जो है इसमें कहीं ना कहीं तनाव और खिंचाव लाते हैं हम। स्ट्रेचिंग कहते हैं ना, कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो, जिसमें शरीर में लचीलापन भी बढ़ता है। इसके अभ्यास से क्या होता है, शरीर में जो प्राण ऊर्जा है उसका संचार बढ़ने लग जाता है। और हम और सिंपल शब्दों में अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि आसनों से शारीरिक सौष्ठव, यानी हमारा शरीर जो है वो पुष्ट होने लग जाता है, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होने लग जाती है, ठीक है, सिंपल शब्दों में कहें तो। और इसमें कौन कौन से आसन आ सकते हैं? देखो, पहले नंबर के आसन है ये शरीर संवर्धनात्मक, जिसमें शरीर में खिंचाव किया जाता है। तो गरुड़ आसन, वृक्ष आसन, गोमुख आसन, मत्स्य आसन, सिंहासन, ठीक है, ये सारे के सारे आसन में, आप यहाँ पे इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, आप एक बार इनको पढ़ लो। ये सारे के सारे आसन जो होते हैं ये पहली कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं ध्यान वाले आसन। ध्यान में क्या होता है, जिसमें हम बैठते हैं, बैठने की मुद्रा होती है और बिल्कुल हम मेडिटेशन वाली अवस्था में बैठ जाते हैं। ऐसे आसन जो होते हैं इसको प्राणायाम वगैरह, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ऐसे नामों से भी हम जानते हैं। इसमें मन को स्थिर करना होता है, अपने मन में आने वाले विचारों को रोकना होता है। तो ये कौन कौन से आसन है? पद्मासन आ जाता है, सिद्धासन आ जाता है, भद्रासन हो जाता है, मुक्तासन हो जाता है, वज्रासन हो जाएगा। ये सारे के सारा आसन ध्यानात्मक वाले आसन की कैटेगरी में आते हैं। फिर तीसरे में आते हैं विश्रामात्मक। अब ये विश्राम वाले आपको पता लग रहा है, जिसमें शरीर जो है बिल्कुल विश्राम की अवस्था में चला जाए, ठीक है। शरीर को शारीरिक और मानसिक थकान दूर करने के लिए ऐसे आसन किए जाते हैं। इससे हमारी जो एनर्जी जो लॉस हुआ होता है वो वापस से हमको मिल जाता है, शरीर ऊर्जावान हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल होते हैं। सभी आसनों में जो सबसे साधारण, सबसे सिंपल, सबसे आसान आसन होते हैं वो यही होते हैं, विश्राम वाले आसन, ठीक है। इसमें कौन सा आता है? शवासन, जिसमें हम शव की तरह लेट जाते हैं। एक मकरासन होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आसन करने की स्थिति के अनुसार। पहला हमने क्या पढ़ा था, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? संवर्धनात्मक आसन, ठीक है। अब आसन की स्थिति के अनुसार देखते हैं। तो देखिए, इसको कई कैटेगरी में देख सकते हैं। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो इसमें हम बैठ के करते हैं, कुछ खड़े होकर आसन करते हैं, कुछ में लेट कर आसन करते हैं, ठीक है। जैसे कि खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठ कर किए जाने वाले आसन। कुछ आसन पेट के बल लेट कर भी किए जाते हैं, कुछ पीठ के बल लेट कर किए जाते हैं, कुछ सिर के बल किए जाने वाले, जिसमें सिर नीचे होता है और बाकी शरीर ऊपर होता है। तो ऐसे भी आसन होते हैं। तो खड़े होकर कौन से आसन किए जाते हैं? देखो, ताड़ासन, त्रियकासन, कटी चक्रासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, ठीक है। ये सारे आसन जो ये हम खड़े होकर करते हैं। अगर हम बैठकर करने की बात करें तो पद्मासन, वज्रासन, दंडासन, सिद्धासन, गोमुखासन, मकुंडासन, ठीक है। ये सारे के सारे आसन जो है इसको हम बैठ कर करते हैं। मैं आगे आपको ये आसन की इमेज भी दिखाऊंगा, ठीक है। पेट के बल कर लेट कर भी कुछ आसन किए जाते हैं, जैसे भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन, ठीक है। ये सारे के सारे आसन कौन से हैं? जिसमें हम पेट के बल लेट जाते हैं और फिर करते हैं। फिर पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन है, जैसे उत्तान पादासन, हलासन, मत्स्यासन, ठीक है, सेतुबंधासन, मरकटासन। ये सारे कौन से आसन है जिसमें हम पीठ के बल लेट जाते हैं फिर करते हैं। सिर के बल किए जाने वाले आसन ये थोड़ा से मुश्किल होते हैं। इस आसन का अभ्यास जो है सामान्य स्थिति से उल्टी अवस्था में किया जाता है। इसमें सिर जो होता है नीचे होता है और पैर जो होते हैं हमारे ऊपर होते हैं, और ये कहीं ना कहीं दिमाग को के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसमें शीर्षासन सबसे मेन होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आसन होते हैं। अब है तीसरा, यानी आसन करने की जटिलता के अनुसार। देखो, 3 तरह के आसन होते हैं। एक होता है वेरी सिंपल, ठीक है, जिसको हम आरंभिक वर्ग कहेंगे। फिर दूसरा होता है थोड़ा सा टफ, इसको मीडियम मान लो आप, मीडियम है,
ना तो बहुत आसान है ना ही बहुत ज़्यादा टफ है। और तीसरे नंबर पे आते हैं टफ, बिल्कुल जो हार्ड हार्ड होते हैं, बिल्कुल जिसे करना आसान नहीं है। तो 3 कैटेगरी में बांट के देखते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से इसको देखते हैं। सबसे पहले बोलते हैं बिल्कुल बिगिनर वाले, एकदम सिंपल आसन होते हैं। ये बहुत ही सुलभ होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। जो नए नए अभ्यासी होते हैं वो इसको करते हैं। और जो नए अभ्यासी होते हैं उनको शुरू में जटिल आसन नहीं करना चाहिए, उनको शुरुआत ऐसे आसनों से करनी चाहिए, ठीक है। जो इसमें पवन मुक्त आसन हो जाएगा, ध्यानात्मक आसन हो जाएगा, ताड़ आसन, तिर्यक ताड़ आसन, कटी चक्र आसन, वज्रासन, ये बहुत सिंपल आसन होते हैं। फिर आते हैं मध्यम, जो थोड़े से मुश्किल होते हैं लेकिन ज़्यादा आसान भी नहीं होते, ठीक है। इसमें इसको करने के लिए थोड़ी सी आपको स्किल चाहिए होगी, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, एकाग्रता चाहिए होगी। और इसमें जैसे कि अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, धनुरासन ये आ जाते हैं, पादहस्तासन, पश्चिमोत्तासन और कुमारसन ये सारे आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे आसन जो होते हैं इसमें आ जाते हैं। फिर आता है हमारा उच्च वर्ग, जो काफ़ी मतलब टफ होते हैं, जो जटिल होते हैं, जो बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। आसानी से हर कोई नहीं कर सकता इसको। इस वर्ग के आसन जो होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। इसको करने के लिए शरीर की मांसपेशी पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए और इसकी हमें बहुत ज़्यादा अभ्यास होनी चाहिए। बिना अभ्यास के, बिना निपुणता, यानी जब स्किल नहीं है, सीखा हुआ नहीं है, तो उसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। पता लगे गए थे आसन करने और हाथ पैर तुड़वा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन से आसन है। अधोमुख वृक्षासन, मयूरासन, वृश्चिकासन, वकासन, अष्टावक्रासन, पूर्व मत्स्येंद्रासन, नाम भी थोड़े पढ़ने में मुश्किल है, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, ठीक है। ये आसन हो जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा हठ प्रदीपिका जो है, इसमें 15 आसन का वर्णन है। वो 15 आसन कौन से हैं। तो उसमें पहले नंबर पे है स्वस्तिक आसन। इसमें क्या होता है, इसकी पोजीशन ये है, आप ध्यान से देखिए। इसमें दोनों पाँव के तलवे जो है घुटने और जंघा के बीच में अच्छी तरह से स्थापित करे जाते हैं और शरीर को साधारण संतुलित किया जाता है। इसमें क्या सावधानी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी जो है वो निचले भाग में कोई समस्या हो तो ऐसा आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और साइटिका रोग से पीड़ित अगर है, किसी के साइटिका नस में दर्द होता है तो उसे भी नहीं करना चाहिए। घुटने में अगर कोई समस्या है तो भी नहीं करना चाहिए। और ज़बरदस्ती इस आसन को करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ये सावधानियाँ हैं। और लाभ क्या हो सकते हैं इसको, ये जो आसन है ये प्राणायाम या ध्यान वाली कैटेगरी का आता है, ठीक है। और इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और नियमित अभ्यास से हमारा जो मेरुदंड होता है वो मजबूत होता है। सेकंड में है गोमुख आसन। इसमें गोमुख की तरह बनाया जाता है, आप देखो ध्यान से। तो दाहिनी एड़ी को कटी के वाम जो भाग होता है उसमें रख के और एड़ी को ऐसे मोड़ कर दाएं भाग में रखकर गाय के मुख के जैसी आकृति बनाई जाती है। इसी को गोमुख आसन कहते हैं। क्या सावधानी है, अगर घुटने में समस्या है तो नहीं करना चाहिए, कंधे में जकड़न है तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्ती हमको नहीं करना है। और किसी पुस्तक या चलचित्र में देखकर आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि इससे क्या लाभ हो सकते हैं। इससे हमारे कंधे, हमारे वक्ष, हमारी कमर की मांसपेशी मजबूत होगी, श्वसन तंत्र हमारा ठीक होगा, सांस संबंधी बीमारी ठीक होएगी, फेफड़ों से की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। पैरों में रक्त का प्रवाह बढ़ेगा। तीसरा है वीरासन। ध्यान से देखो इसे कैसे किया जा रहा है। इस पोजीशन को देखो, इस पोजीशन को देखो। अब इसमें क्या सावधानी है, पैर या कमर में दिक्कत है तो नहीं करना चाहिए, जोड़ में दर्द है तो नहीं करना चाहिए, शारीरिक क्षमता अगर कम है तो नहीं करना चाहिए, किसी ट्रेंड व्यक्ति के, एक्सपर्ट के नज़र के सामने ही करना चाहिए, ठीक है। क्या फ़ायदा हो सकता है, रेगुलर करते हैं तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता मिलेगी। पेट से संबंधी जो बीमारी है जैसे यकृत या वृक्क की समस्या है वो ठीक हो जाएगी और कहीं ना कहीं मतलब शरीर को मजबूत बनाएगा। तीसरा है कुर्मासन। ये क्या है, इसकी सावधानी, अगर कमर में, पीठ में दर्द है तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। या किसी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तब नहीं करना चाहिए, हर्निया से ग्रसित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। क्या फ़ायदा है, पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा अगर आप इसे करते हो तो। और कहीं ना कहीं इंसान जो है अंतर्मुखी बनाने में सहायक है उसे, और मानसिक शांति प्रदान करेगा, क्रोध को कम करेगा, गुस्से को कम करेगा, शारीरिक लाभ मिलेंगे, ठीक है। फिर एक कुक्कुटासन। ये देखो किस तरीके से होता है, अपने दोनों हाथों के बल पे इसको शरीर को उठाया हुआ है। और इसकी क्या सावधानी है, देखिए इसका अभ्यास जब करेंगे तो हाथों की मजबूती का विशेष रूप से ध्यान देना है। हाथों में, कलाइयों में कोई समस्या है तो नहीं करना है, ठीक है, बचना है इससे करने से। शरीर का अगर वजन बहुत ज़्यादा है तो नहीं करना, वरना हाथ वाथ टूट सकते हैं। अगर करते वक्त दर्द हो रहा है तो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं उससे भी दिक्कत हो सकती है।
हाथ की मांसपेशी मजबूत हो जाएगी, ठीक है, हृदय संबंधित रोग नहीं होंगे, और इसके अभ्यास से शरीर में स्थिरता बढ़ेगी, लचीलापन बढ़ेगा। फिर है उत्तान कुर्मासन, देखो कितना टफ है, ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें अगर मान लो आपके आपके शरीर में लचीलापन नहीं है तो आपको नहीं करना है। ज़्यादा चर्बी है, ज़्यादा फैट है, मोटापा है तो नहीं करना, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा ये। और हाथ और पैर के जो एक्स्ट्रा बाल है उसको साफ कर लेना है, वरना बाल वगैरह उखड़ जाएंगे तो बाल तोड़ जैसी समस्या हो सकती है। बिना ट्रेंड व्यक्ति के सामने ये नहीं करना है। और इससे शारीरिक और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, इसका ये फ़ायदा है। इसको अगर रेगुलर करते हैं तो श्वसन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, अशांत मन को शांत करता है ये। फिर है धनुरासन, इसमें देखो धनुष की तरह बना दिया जाता है। इसके क्या लाभ है, देखो सावधानियां सब में है, कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम है तो नहीं करना है, ठीक है। लाभ देखते हैं। मांसपेशी मजबूत होएगी, कमर दर्द दूर होगा, लचीलापन बनाएगी, श्वसन तंत्र में फायदा होगा, महिला है तो उसे मासिक धर्म में फायदा मिलेगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है वो चर्बी दूर हो जाएगी। फिर है मत्स्येंद्र आसन, ये देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप मान लो डायबिटीज़ वगैरह है तो उसमें आराम होता है, पाचन तंत्र को फ़ायदा मिलता है, कमर की जकड़न दूर हो जाती है, हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ता है ठीक है, और हमारा स्टेमिना भी बढ़ेगा इसको करने से। पीलिया रोग के निवारण में भी ये फ़ायदेमंद माना जाता है, जॉन्डिस वगैरह में। फिर है पश्चिमोत्तासन, इसमें क्या फ़ायदा होता है, पेट की मांसपेशी मजबूत होती है इसे करने से, ठीक है। नियमित रूप से करने से पेट संबंधी रोगों से बचाव होगा, एक्स्ट्रा फैट जो है वो दूर हो जाएगा। मान लो कीड़े वगैरह हैं पेट में तो उसमें लाभ मिलेगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा। फिर है मयूर आसन, देखो किस तरीके से इसमें किया जाता है। इसमें क्या है कि ये बताया गया है कि इस आसन को करने से अभ्यास से व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता, अगर कोई विष है तो नहीं पड़ेगा उसका प्रभाव। इस आसन के अभ्यास से हाथों के बल में वृद्धि होगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, और शारीरिक और मानसिक एकाग्रता भी बढ़ेगी। फिर है शवासन, इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल लेट जाना है। ये हमारे शरीर को मानसिक तनाव से दूर करता है, बिल्कुल अनिद्रा को दूर करेगा, ठीक है, नींद नहीं आने की समस्या है, इंसोम्निया की समस्या है उसको दूर करेगा, मन की जो चंचल प्रवृत्ति है उसको शांत करेगा, हृदय से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करेगा। फिर है सिद्धांसन, इसमें क्या होता है, इस आसन से क्या फ़ायदा मिलेगा, शारीरिक संतुलन बनाएगा और मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा, हमारा जो बीपी है उसको कंट्रोल रखेगा, एक लेवल पे रखेगा। पद्मासन, ध्यान से देखो किस तरीके से इसमें करा जाता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, ये प्राणायाम कैटेगरी में आता है, ध्यान की कैटेगरी में आता है। इससे शरीर संतुलित रहता है, हमारा जो बीपी वगैरह है वो ठीक रहता है, ठीक है, ये फ़ायदा होता है। सिंहासन में इसमें शेर की तरह दहाड़ा जाता है। इसके करने से क्या होता है, आवाज़ जो है मधुर बनाएगा। इसके अभ्यास से हमारा मन जो एकाग्र रहेगा, गले से संबंधित बीमारियां हमको नहीं होती हैं। भद्रासन देखो, ये इसकी पोजीशन तीनों साइड से आपको दिखा रखी है। इसमें क्या है, शरीर और मन शांत रहता है, ठीक है, और ये अच्छा आसन माना जाता है, योग साधना के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो ये 15 आसन है जो हठ प्रदीपिका में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। ये 15 ये पूरे आसन थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आसन के क्या लाभ होते हैं। देखिए आसन के लाभ जो होते हैं वो अलग अलग आसन के अलग अलग प्रकार के लाभ हैं। शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं आसन, इसके साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी हमको मिलता है। और घेरंड संहिता में ये बताया गया है कि आसनों की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि आसन शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं, यानी कि आसन जो है वो शरीर को मजबूत करते हैं। आसनों का लाभ बताते हुए स्वामी जो स्वात्माराम हठ प्रदीपिका में क्या कहते हैं कि शरीर में स्थिरता, आरोग्यता, हल्कापन ये लाते हैं। अगर हम आसन को करेंगे तो शरीर स्थिर रहेगा, रोगों से दूर रहेगा और हल्का रहेगा, ठीक है, लघु बनेगा। पतंजलि जी जो है वो कहते हैं कि आसन अगर हम करते हैं तो आसन से कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति में बदलाव आएगा, उसमें एक लचीलापन बनेगा। और प्रातःकाल अगर हम गुनगुना पानी पीकर कुछ गत्यात्मक आसन का अभ्यास करेंगे तो शरीर से जो मल निष्कासन होता है उसमें फ़ायदा मिलेगा, और हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो भी ठीक रहेगा, शरीर से विषैले पदार्थ जो है बाहर निकलेंगे। और मानव शरीर में भोजन का पाचन करने में भी विभिन्न तरह के जो पाचक रस होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो भी सही तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो आसन के जो है लाभ बहुत सारे हैं। हमारा पाचन अच्छा हो जाता है, और अगर हमारा पाचन अच्छा है, पेट अच्छा है, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के जो रोग होते हैं उससे हम बच जाएंगे। आसन के अभ्यास से हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है वो तेज़ी से चलता है, सुचारू चलता है, मांसपेशी हमारी लचीली हो जाती है, तनाव समाप्त हो जाता है, हड्डियाँ मजबूत हो जाती है, ठीक है।
और हमारी जो इम्यूनिटी होती है या हृदय की कार्य क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। हार्मोन्स जो होते हैं वो संतुलित रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। अशुद्धि जो है वो पसीने या मूत्र के जरिए बाहर निकल जाती है, विषैले तत्व निकल जाते हैं। तो ये सब हमें आसन के लाभ होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आसन के सिद्धांत की। अगर हम आसन का अभ्यास निश्चित रूप से करते रहते हैं, रेगुलर करते रहते हैं, तो उसके हमें बहुत सारे लाभ होंगे। लेकिन इन सभी लाभों को प्राप्त करने और दुष्प्रभाव से बचने के लिए साधक को आसन से संबंधित कुछ सिद्धांत का पालन करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से देख लिया, किसी फोटो में देख लिया, आप वैसा ही करने लगो। आसन के कुछ नियम, कुछ सिद्धांत होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए, वरना आसन के हमें कुछ गलत परिणाम भी मिल सकते हैं। तो क्या सिद्धांत है वो समझिए। आसनों को करने के लिए एक स्थान का चयन सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। जिस स्थान को आप चुन रहे हैं वो साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, प्रकाश युक्त होना चाहिए। वहाँ पे हवा भी आए, वहाँ प्रकाश भी आए, वो साफ जगह हो, ठीक है। योगाभ्यास करने के लिए एक हमारे पास चटाई या दरी भी होनी चाहिए, ताकि आसानी से हम कर पाएँ, सहजता से, ठीक है। आसन के अभ्यास में बहुत अधिक शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर करना चाहिए। कंपटीशन से बचना चाहिए। ये नहीं कि 10 आदमी मिलके कर रहे हैं और जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, जितनी हमारी क्षमता है उतना ही करें, वरना उल्टे असर हो जाएंगे, ठीक है। और हमें आसन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि खाली पेट में करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने से पहले, सुबह उठ के फ्रेश होके खाना खाने से पहले हमें आसन करने चाहिए, और उसके 2 घंटे के बाद ही हमें कम से कम भोजन करना चाहिए। योग शास्त्र में बताया गया है कि आसन के लिए प्रातःकाल का समय जो है सबसे अच्छा होता है। सुबह के समय करते हो तो सबसे बेस्ट है, और अगर सुबह नहीं कर पा रहे हो तो शाम के समय में भी कर सकते हो, ठीक है। आसन के अभ्यास के बाद प्राणायाम का अभ्यास अत्यधिक आवश्यक है। आसन करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है ऊर्जावान हो जाता है, ठीक है। और हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, कपड़े पर पहन कर करना चाहिए, कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत अधिक पसीना आए तो स्वच्छ कपड़े का प्रयोग करके हम कपड़े के जरिए भी उसको साफ कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके सिद्धांत होते हैं, और इसको करने का एक समय होता है, ठीक है। सुबह के समय करना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा बता दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दें, पसंद आई है तो कमेंट कर दें।